के सभी छात्रों का आज की कक्षा में स्वागत है। आज हम अर्थशास्त्र विषय में अंतिम अध्याय भुगतान संतुलन और विनिमय दर का अध्ययन करेंगे। बच्चों, आपने पिछले जो अध्याय हैं उन अध्यायों में राष्ट्रीय आय के तहत खुली अर्थव्यवस्था और बंद अर्थव्यवस्था के विषय में जाना था। और खुली अर्थव्यवस्था की अगर हम बात करें तो यह किसी देश को अन्य देशों के साथ व्यापार से जोड़ता है। इसका तात्पर्य यह होना चाहिए कि जब एक देश अन्य देशों के साथ व्यापार संपन्न करने लगे तब वह खुली अर्थव्यवस्था के तहत माना जाता है। और जब एक देश अन्य देशों के साथ आयात निर्यात को संपन्न करता है तब इस आयात निर्यात के द्वारा एक देश का आयात, जब एक देश अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के तहत किसी दूसरे देश से वस्तुओं का आयात करता है तब इस आयात का भुगतान वह उस देश को अपनी वस्तुओं के निर्यात से पूरा करके करता है। इस प्रकार अगर हम देखें तो एक देश को अपने आयातों को अपने निर्यातों से पूर्ण करना पड़ता है और यह आयात निर्यात एक समय के बाद बराबर हो सकते हैं या होने चाहिए, परंतु वास्तविक स्थिति ऐसी नहीं होती। यह आवश्यक नहीं है कि एक देश का जितना आयात किसी देश के साथ संपन्न हुआ हो वही निर्यात के रूप में भी दिखाई दे। बच्चों, जब एक देश किसी दूसरे देश से वस्तुओं का आयात करता है तो दूसरा देश इन आयातों के मूल्य का भुगतान अपने देश की मुद्रा में चाहता है और अपने देश की मुद्रा में मूल्य भुगतान के तहत वह विदेशी विनिमय दर के तहत इन मूल्यों का भुगतान प्राप्त करता है। परंतु यह आवश्यक नहीं है कि हमारे सभी आयात मूल्य सभी निर्यात मूल्यों के बराबर हों। इस दृष्टिकोण से समष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत भुगतान संतुलन और व्यापार संतुलन का अध्ययन महत्वपूर्ण है। तो बच्चों, हम शुरुआत करते हैं सबसे पहले भुगतान संतुलन से। भुगतान संतुलन को इंग्लिश या अंग्रेजी में बैलेंस ऑफ पेमेंट के नाम से जानते हैं। बच्चों, भुगतान संतुलन किसी देश की आयात निर्यात के तहत जिन वस्तुओं और सेवाओं का वे आयात या निर्यात कर रहे हैं उनका एक परिमाणात्मक विवरण है। तो भुगतान संतुलन के तहत कोई भी देश वस्तुओं और सेवाओं के निर्यात को एक स्टेटमेंट या विवरण के रूप में दर्शाते हैं। यह स्टेटमेंट दोहरा लेखा प्रणाली के अनुसार तैयार किया जाता है जिसमें बाईं ओर हम उस देश के समस्त वस्तुओं और सेवाओं के निर्यात को दर्शाते हैं जो इस देश की लेनदारियों को बताता है और यह सदैव धनात्मक होती है। इसी प्रकार इसके दाएं पक्ष में हम वस्तुओं और सेवाओं के आयात को दर्शाते हैं और यह आयात उस देश के देनदारियों को दर्शाती हैं जो सदैव ऋणात्मक होती हैं। इस प्रकार इसके बाएं पक्ष और दाएं पक्ष के अंतर को ही हम भुगतान संतुलन कहते हैं। इस प्रकार भुगतान संतुलन किसी भी देश के अंतर्राष्ट्रीय वित्त या अंतर्राष्ट्रीय जो व्यापार व्यवहार है उनका एक स्टेटमेंट है जो हमें अंतर्राष्ट्रीय गतिविधियों आयात निर्यात से हमें परिचित करवाता है। बच्चों, भुगतान संतुलन को खाते का संतुलन या फिर अंतर्राष्ट्रीय ऋण का संतुलन भी कहते हैं। तो इस प्रकार हमने भुगतान संतुलन को समझा और भुगतान संतुलन किसी देश के आयात निर्यात का संक्षिप्त ब्यौरा है। आइए बच्चों, अब हम भुगतान संतुलन की कुछ विशेषताओं को समझ लेते हैं जिससे हमें इसे जानना और सरल हो जाए। भुगतान संतुलन की पहली विशेषता है आर्थिक विवरण। तो भुगतान संतुलन एक देश की समस्त अंतर्राष्ट्रीय जो आर्थिक गतिविधियां हैं आयात निर्यात, यह उनका एक ब्यौरा है। भुगतान संतुलन की दूसरी विशेषता है अवधि। इसका तात्पर्य है कि भुगतान संतुलन को हम एक निश्चित अवधि में तैयार करते हैं और यह अवधि प्रायः 1 वर्ष की होती है। तो हम भुगतान संतुलन को प्रति वर्ष तैयार करते हैं। इसकी तीसरी विशेषता है कि यह द्विअंकन प्रणाली पर आधारित है।
इसका तात्पर्य माना जाएगा कि हम भुगतान संतुलन को दोहरा लेखा प्रणाली के अनुसार तैयार करते हैं, तो इसके लिए इसका एक पक्ष नाम पक्ष और दूसरा पक्ष जमा पक्ष होता है। भुगतान संतुलन की अगली विशेषता है कि इसमें दृश्य और अदृश्य दोनों मदों को शामिल किया जाता है। इसका तात्पर्य है कि भुगतान संतुलन के तहत हम दृश्य मदे यानी वस्तुएं और अदृश्य मदे यानी सेवाएं दोनों को ही शामिल करते हैं। भुगतान संतुलन की अगली विशेषता है समस्त प्राप्तियों और भुगतान का समावेश। इसका तात्पर्य होगा कि इसमें हम जितने भी अंतर्राष्ट्रीय व्यापार से प्राप्तियां और भुगतान हुए हैं उन सभी को शामिल करते हैं। भुगतान संतुलन की अगली विशेषता यह होगी कि इसमें सरकारी और गैर सरकारी दोनों प्रकार के प्राप्तियों और भुगतान को रखा जाता है। इसके तहत हम देख सकते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के तहत सरकारी माध्यम से या गैर सरकारी माध्यम से जितने भी आयात निर्यात संपन्न होते हैं उनसे समस्त प्राप्तियों और भुगतानों को हम भुगतान संतुलन में स्थान देते हैं। भुगतान संतुलन की अंतिम विशेषता यह होगी कि यहाँ भुगतान का संतुलन सदैव बराबर होता है। इसका मतलब ये हुआ क्योंकि भुगतान संतुलन द्विअंकन प्रणाली पर आधारित है, अतः इसका नाम पक्ष जमा पक्ष के बराबर माना जाता है या होना चाहिए। बच्चों, भुगतान संतुलन को सरल बनाने के लिए कोई भी देश एक और स्टेटमेंट तैयार करता है जिसे हम व्यापार संतुलन कहते हैं या फिर इसे हम बैलेंस ऑफ ट्रेड कहेंगे। तो बैलेंस ऑफ ट्रेड या व्यापार संतुलन एक ऐसा स्टेटमेंट या विवरण है जिसमें हम किसी देश के केवल भौतिक आयात निर्यात यानी दृश्य आयात निर्यात को ही शामिल करते हैं। इस प्रकार व्यापार संतुलन किसी देश के केवल आयात और निर्यात का ब्यौरा है जिसमें हमने केवल दृश्य मदों को शामिल किया है। इस प्रकार इसमें अदृश्य मदों को हम नहीं रखते। तो बच्चों, जहाँ पर अभी हमने भुगतान संतुलन और व्यापार संतुलन के बारे में थोड़ी सी जानकारी अर्जित की, यहाँ पर दो शब्द मैं बार बार आपके सामने रख रही थी, दृश्य मदे और अदृश्य मदे। तो अब हम यह जान लेते हैं कि आयात निर्यात के तहत दृश्य मदे अदृश्य मदे क्या होती हैं। इसी प्रकार पूंजीगत आयात निर्यात भी क्या भुगतान संतुलन में शामिल किए जाते हैं और यदि हाँ तो इनका भी तात्पर्य क्या है। तो बच्चों, हम शुरुआत करते हैं सबसे पहले दृश्य मदों से। दृश्य मदों में हम उन मदों को शामिल करते हैं जिनका कुछ भौतिक स्वरूप है, जिनकी निश्चित माप है या जो वो वस्तुएं हैं जो हमें दिखाई देती हैं, जिसे हम छू सकते हैं या जिसके बारे में हम विवरण दे सकते हैं। और ये वो मदें हैं जिनका बंदरगाह पर रजिस्टर में लेखा होता है और जिसके तहत हम जान पाते हैं कि कितनी वस्तुएं हमने किसी देश से आयात की हैं और कितनी वस्तुओं का हमने निर्यात किया है। अदृश्य मदों के तहत हम केवल सेवाओं को शामिल करते हैं। तो जब हम किसी देश से किसी सेवा का आयात या निर्यात करते हैं तो इसे हम अदृश्य मदें कहते हैं। अदृश्य मदों के तहत बैंकिंग सेवाएं, जहाज से संबंधित सेवाएं या फिर शिक्षा का आयात निर्यात या विदेशों में शिक्षा, इसके अतिरिक्त और बहुत सी सेवाओं को हम इसमें शामिल करते हैं जिसके अंतर्गत पर्यटन, चिकित्सा, ब्याज जैसी चीज़ें यहाँ पर शामिल हैं। यह वह विवरण है या वह मदें हैं जिनका लेखा बंदरगाह पर रखे हुए रजिस्टर्स में नहीं होता, अतः इन्हें हम अदृश्य मदों के तहत रखते हैं। इसके अतिरिक्त कुछ पूंजीगत व्यवहारों का अंतरण भी होता है। तो जब कुछ ऐसे व्यवहार जो पूंजीगत श्रेणी में आते हैं जिसके तहत या तो ऋण लेना और ऋण लेने के साथ साथ संपत्तियों का विक्रय करना, इनसे जो हमें प्राप्तियां होती हैं उन्हें हम पूंजीगत प्राप्तियों में रखते हैं। इसी प्रकार जब हम ऋण देते हैं या फिर संपत्तियों का क्रय करते हैं तो यह पूंजीगत भुगतान को बताती हैं और इन्हें भी हम भुगतान संतुलन में सम्मिलित करते हैं। बच्चों, इसके अतिरिक्त कुछ एक पक्षीय भुगतान भी होते हैं जिन्हें भुगतान संतुलन में शामिल करना अनिवार्य है। इन एक पक्षीय भुगतानों में किसी देश के द्वारा किसी अन्य देश को कुछ दान या उपहार या फिर व्यक्तिगत भुगतान इत्यादि करना शामिल होता है। बच्चों, अब हम जान लेते हैं भुगतान संतुलन का प्रारूप।
वास्तव में भुगतान संतुलन किस प्रकार से तैयार किया जाता है? जैसा कि हम जान चुके हैं कि भुगतान संतुलन को हम द्विप्रविष्टीय प्रणाली के अनुसार तैयार करते हैं। तो इसके दो पक्ष होते हैं, एक पक्ष इसका नाम पक्ष और दूसरा पक्ष जमा पक्ष कहलाता है। भुगतान संतुलन के तहत हम सबसे पहले क्रेडिट या फिर जमा पक्ष को दर्शाते हैं, जिसमें सभी दृश्य एवं अदृश्य निर्यात एवं अन्य मदों को यहाँ पर प्राप्तियों के रूप में लिखा जाता है, जो भुगतान संतुलन की लेनदारियों को प्रकट करती हैं। वहीं दूसरी तरफ हम इसके डेबिट या फिर इसके नाम पक्ष को दर्शाते हैं, और जिसके तहत हम दृश्य एवं अदृश्य आयात एवं अन्य मदों में चुकाई गई राशियों को शामिल करते हैं। बच्चों, अब हम देख रहे हैं कि इसके अंतर्गत हम किन किन चीज़ों को भुगतान संतुलन में शामिल करेंगे। तो सबसे पहले हम आ रहे हैं लेनदारियों या फिर क्रेडिट पक्ष की तरफ। इसमें सर्वप्रथम हम वस्तुओं के निर्यात को रखते हैं, और वस्तुओं के निर्यात के तहत हम जितनी वस्तुओं का निर्यात कर रहे हैं वे भुगतान संतुलन के क्रेडिट पक्ष में सर्वप्रथम दर्शाए जाएंगे। इसके बाद दूसरे नंबर पर विदेशों में दी गई जो सेवाएं हैं उनसे प्राप्त आय का ब्यौरा होगा, जिसमें सबसे पहले व्यापारिक प्रतिष्ठानों द्वारा दी गई सेवाएं, दूसरी तरफ विशेषज्ञों द्वारा दी गई सेवाएं, और तीसरी तरफ शिक्षा एवं यात्रियों की सेवाएं को शामिल किया जाता है। तीसरी बात, यहाँ पर हम विदेशी ऋण या जो विनियोजित पूंजी है उससे प्राप्त आय, मूलधन, ब्याज और इसके लाभांश को शामिल करते हैं। वहीं अगली मद के तहत हम विदेशी सरकारों द्वारा जो दूतावासों पर व्यय राशि है उसको हम यहाँ पर रखते हैं। पांचवें नंबर पर जनसंख्या के आवास से जो आय प्राप्त हो रही है वह रखी जाएगी, और अगले नंबर पर विदेशों से प्राप्त दान, हर्जाना, क्षतिपूर्ति इत्यादि को भुगतान संतुलन में रखा जाएगा। वहीं क्रेडिट पक्ष में अब हम स्वर्ण का आयात, पूंजी का आयात, उपहार यदि हैं तो उनकी प्राप्ति की मद, और साथ ही अगर कोई मुद्रा की प्राप्ति है इत्यादि को यहाँ पर स्थान देंगे। तो इस प्रकार ये जो पक्ष है ये समस्त लेनदारियों को दर्शा रहा है, जिसमें हमने प्राप्त राशियों को दर्शाया है। वहीं दूसरी ओर जब हम इसके देनदारी पक्ष पर आते हैं तो अगर हम देखें तो निर्यात के उलट यहाँ पर सबसे पहले हम वस्तुओं के आयात को स्थान देंगे। वहीं जहाँ आपने विदेशों से प्राप्त सेवाओं को यहाँ रखा हुआ है, तो विदेशों से प्राप्त सेवाओं के प्रतिफल में जो हमने मूल्य चुकाया है उसको यहाँ रखेंगे। इसके तहत भी सर्वप्रथम व्यापारिक कंपनियों से प्राप्त सेवाएं, फिर विशेषज्ञों से प्राप्त सेवाएं, और तीसरे नंबर पर शिक्षा एवं यात्रियों की सेवाएं। इन समस्त सेवाओं के मूल्य को आपने यहाँ पर सेवा मूल्य के तहत भुगतान में शामिल किया है। तीसरे नंबर पर विदेशीकरण एवं विदेशी पूंजी का भुगतान, मूलधन, ब्याज और लाभांश को हम यहाँ स्थान देंगे। अगली, सरकार द्वारा विदेशों में दूतावासों पर किया गया व्यय, यह भुगतान में शामिल होगा। वहीं पांचवें नंबर पर जनसंख्या के प्रवास से विदेशों को जो धन आपने भुगतान किया है वह रखा जाएगा, और छठवें नंबर पर विदेशों को दिया गया दान, हर्जाना या क्षतिपूर्ति रखे जाएंगे। इसके अतिरिक्त स्वर्ण का निर्यात, पूंजी का निर्यात, उपहारों को भेजना और मुद्रा को भेजना इत्यादि भुगतान संतुलन की मदें हैं, जिन्हें हम भुगतान संतुलन में शामिल करते हैं। बच्चों, क्या भुगतान संतुलन सदैव संतुलित रहता है? यह एक महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो अगर हम देखें तो किसी भी देश में यह आवश्यक नहीं है कि उसकी समस्त लेनदारियां उसकी देनदारियों के बराबर हों। व्यवहारिक जीवन में किसी भी देश के जो वस्तुओं और सेवाओं का आयात निर्यात संपन्न होता है, इसके आधार पर जब हम एक वर्ष में इनका विवरण तैयार करते हैं तब उस देश की लेनदारियां या तो देनदारियों से अधिक होती हैं या फिर देनदारियां लेनदारियों से अधिक होती हैं। तो इस प्रकार भुगतान संतुलन में कहीं ना कहीं असंतुलन होता है, और इस असंतुलन के कुछ कारण हैं। बच्चों, सामान्यतः भुगतान संतुलन में प्रतिकूल भुगतान संतुलन की स्थिति देखने को मिलती है, और प्रतिकूल भुगतान संतुलन वह है जो किसी देश के अनुकूल नहीं है। अतः जहाँ पर लेनदारियाँ देनदारियों की तुलना में कम हों, ऐसी स्थिति को हम प्रतिकूल भुगतान संतुलन कहते हैं।
और इस प्रतिकूल भुगतान संतुलन के कुछ निश्चित कारण हैं। इन कारणों का अब हम विस्तृत अध्ययन करेंगे। तो इसमें पहला कारण है किसी भी देश में तीव्र आर्थिक विकास। एक ऐसे देश की हम कल्पना करें जो विकासशील या अर्धविकसित देश है। अगर वह तीव्रता से विकास करना चाहता है तो कहीं ना कहीं सबसे पहले वह भारी मात्रा में विनियोग करता है, और भारी मात्रा में विनियोग करने के दो प्रभाव पड़ते हैं। सबसे पहला आय प्रभाव और दूसरा मूल्य वृद्धि का प्रभाव। जब किसी देश में भारी मात्रा में विनियोग होने लगते हैं तो वह रोजगार को बढ़ाते हैं, और रोजगार बढ़ने की वजह से लोगों के आय का स्तर बढ़ता है, जो आयात को प्रोत्साहित करता है और जिसकी वजह से लोग आयात की मात्रा को बढ़ा देते हैं। वहीं दूसरी तरफ उतनी शीघ्रता से उत्पादन प्राप्त नहीं हो पाता जो उस देश में मुद्रास्फीति को निर्मित करते हैं या ऐसी स्थिति को निर्मित करते हैं, और क्योंकि शीघ्रता से उत्पादन प्राप्त नहीं हो पा रहा है, इसकी वजह से कहीं ना कहीं निर्यात हतोत्साहित होते हैं और प्रतिकूल भुगतान संतुलन की स्थिति निर्मित होती है। इसके अतिरिक्त कुछ उत्पादन पर अधिक व्यय या अधिक विनियोग के कारण भी आयात निर्यात कहीं ना कहीं प्रभावित होते हैं और प्रतिकूल भुगतान संतुलन की स्थिति को निर्मित करते हैं। इसके अतिरिक्त दूतावासों पर अधिक व्यय या फिर कुछ प्राकृतिक आपदाएं होती हैं, जैसे बाढ़ या फिर सूखा पड़ जाना या औद्योगिक अशांति। इसके अतिरिक्त किसी देश में अशांति की स्थिति, ये कुछ स्थितियां ऐसी हैं जिसमें निर्यात हतोत्साहित होते हैं और यहाँ पर आयातों को बढ़ाना पड़ता है। तो ये कुछ ऐसे कारण हैं जो कहीं ना कहीं भुगतान संतुलन को असंतुलित कर देते हैं। इसे संतुलित करने के लिए सरकार कई प्रकार के प्रयास करती है, जिसमें मौद्रिक और अमौद्रिक कई प्रकार के उपायों के तहत इसको संतुलित किया जाता है। मौद्रिक उपायों में सबसे पहले मुद्रा का अवमूल्यन और दूसरा मुद्रा का संकोचन। इसके तहत भुगतान संतुलन को संतुलित करने का प्रयास किया जाता है। वहीं दूसरी ओर अमौद्रिक उपाय के अंतर्गत हम आयात में कटौती करते हैं और दूसरी तरफ निर्यात को बढ़ाने का प्रयास करते हैं। तीसरी तरह हम यहाँ पर लाइसेंस प्रणाली या कोटा प्रणाली को अपनाकर कुछ वस्तुओं के लिए लाइसेंस या कोटा निश्चित कर देते हैं, जिनके तहत ही आयात निर्यात संपन्न हो पाएगा। तो ये ऐसे उपाय हैं जो भुगतान संतुलन को संतुलित करने में कारगर सिद्ध होते हैं। बच्चों, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में जब आयात निर्यात संपन्न होता है तो सबसे बड़ी एक विकराल समस्या आती है, और वह यह है कि जब हम आयात निर्यात को संपन्न करते हैं तो इसका भुगतान किस मुद्रा में हो, और इस समस्या का समाधान विदेशी विनिमय दर के द्वारा तय किया जाता है। तो बच्चों, हम देख रहे हैं हम विदेशी विनिमय दर। आइए इसको हम समझ लेते हैं। विदेशी विनिमय दर के तहत अगर हम देखें तो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के तहत जब वस्तुओं और सेवाओं का आयात निर्यात संपन्न होता है तब इनका भुगतान एक निश्चित देश की मुद्रा के तहत या मुद्रा में किया जाता है। हम सभी जानते हैं कि किसी भी देश की अपनी एक प्रचलित सर्वग्राह मुद्रा होती है, जो उस देश की जो सीमाएं हैं उन सीमाओं के तहत विधिग्राह होती है। लेकिन जब उस देश का व्यापार किसी दूसरे देश के साथ संपन्न होता है तब इसका भुगतान किस मुद्रा में हो, इस प्रश्न के उत्तर के लिए हम विदेशी विनिमय दर को समझते हैं या इसका अध्ययन करते हैं। कल्पना कीजिए, अगर भारत अमेरिका के साथ किसी वस्तु के आयात निर्यात व्यापार को संपन्न करता है तो इसका भुगतान भारतीय मुद्रा में होगा या फिर अमेरिकी डॉलर में होगा। इसको हम इस विदेशी विनिमय दर के तहत तय करेंगे, और इसके तहत भारत अमेरिका से जिन वस्तुओं और सेवाओं को क्रय कर रहा है उसका भुगतान उसे अमेरिकी डॉलर में करना होगा। वहीं जब अमेरिका भारत से वस्तुओं और सेवाओं को क्रय कर रहा है तो अमेरिका को इसका भुगतान भारतीय मुद्रा या भारतीय रुपए में करना होगा। और यह भुगतान या विनिमय तभी संपन्न होगा जब दोनों देशों के बीच पारस्परिक इस मुद्रा विनिमय का अनुपात उन्हें ज्ञात हो, अर्थात यह पता हो तो भारत का 1 रुपया अमेरिकी डॉलर के कितने डॉलर के बराबर होगा या 1 अमेरिकी डॉलर भारत की कितने रुपए के बराबर होगा। इस अनुपात को ही हम
विदेशी विनिमय दर में व्यक्त करते हैं। इस प्रकार विदेशी विनिमय दर किसी एक देश के मुद्रा के मूल्य को किसी दूसरे देश की मुद्रा में व्यक्त करने की पद्धति या रीति है। बच्चों, अब हम जान लेते हैं विदेशी विनिमय दर की कुछ प्रणालियाँ। इन प्रणालियों को हम दो श्रेणियों में रख रहे हैं। सबसे पहले स्थिर विनिमय दर, जिसे हम फिक्स्ड एक्सचेंज रेट कहेंगे, और दूसरा लोचपूर्ण विनिमय दर, जिसे फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट कहेंगे। स्थिर विनिमय दर का निर्धारण सरकार के द्वारा किया जाता है। इसमें एक निश्चित सीमा तक ही परिवर्तन किया जा सकता है। यह वह प्रणाली है जिसको अपनाने का कारण इसमें प्रायः परिवर्तन नहीं होता, अतः विदेशी व्यापार और पूंजी की गतिशीलता में स्थिरता बनी रहती है। स्थिर विनिमय दर के अंतर्गत प्रत्येक देश अपनी चलन मुद्रा को स्वर्ण या अन्य कीमती धातुओं और मूल्यवान विदेशी मुद्रा के माध्यम से संचित रखते हैं। इसे हम दो दर से समझ सकते हैं। नंबर 1, स्वर्णमान प्रणाली। इस प्रणाली के अनुसार विभिन्न देशों में प्रचलित मुद्राओं के बीच समता का आधार स्वर्ण को माना जाता है। इसके लिए एक मुद्रा का मूल्य दूसरी मुद्रा में निर्धारित करने के लिए प्रत्येक मुद्रा के स्वर्ण मूल्य की तुलना की जाती है। जैसे इंग्लैंड के एक पौंड में 5 मिलीग्राम सोना और अमेरिका के $1 में 2 मिलीग्राम सोना आता है, तो एक इंग्लैंड पौंड बराबर 2.5 अमेरिकी डॉलर विनिमय दर या विनिमय का अनुपात 1:2.5 माना जाएगा। इस प्रणाली को विनिमय का टकसाली समता मूल्य भी कहा जाता है। दूसरी तरफ ब्रेटन वुड्स प्रणाली प्रचलित है। ब्रेटन वुड्स प्रणाली स्थिर विनिमय दर का वह रूप है जिसमें कुछ सीमा तक समायोजन या परिवर्तन करने की गुंजाइश या अनुमति रहती है। इसमें समायोजन संभव होने के कारण इसे विनिमय दर की समंजनीय सीमा प्रणाली भी कहा गया है। इसके अंतर्गत अमेरिकी डॉलर का एक निश्चित कीमत पर स्वर्ण मूल्य निर्धारित कर लिया गया है या कर लिया गया जाता है। दो मुद्राओं के बीच समता के लिए स्वर्ण ही अंतिम इकाई का काम करता है। किसी मुद्रा के समता मूल्य में समायोजन केवल अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड की अनुमति से ही किया जाता है। विदेशी विनिमय दर की दूसरी प्रणाली है लोचपूर्ण विनिमय दर। लोचपूर्ण विनिमय दर वह है जिसमें मांग और पूर्ति की शक्ति के अनुसार परिवर्तन होता रहता है तथा सरकार का इस पर कोई नियंत्रण नहीं होता। लोचपूर्ण विनिमय दर प्रणाली एक सरल प्रणाली है। इसमें विनिमय दर वहां निर्धारित होती है जहां मांग और पूर्ति में साम्य स्थापित हो। इसमें बाहरी शक्तियों का कोई हस्तक्षेप नहीं होता। बच्चों, अब हम इसके तहत विदेशी विनिमय बाजार का अध्ययन कर रहे हैं। विदेशी विनिमय बाजार एक ऐसा वैश्विक बाजार है जहां संसार के विभिन्न देशों की राष्ट्रीय मुद्राओं की खरीदी और बिक्री संपन्न होती है। यह विदेशी मुद्रा के क्रय और विक्रय का संस्थागत स्थान होता है और इस बाजार में मुख्य रूप से बैंकिंग संस्थाएं, विदेशी वितरक, दलाल, फर्म, केंद्रीय बैंक सक्रिय रहते हैं। इस बाजार में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया और इसकी अधिकृत बैंक तथा वित्तीय संस्थाएं विदेशी विनिमय व्यवसाय को संचालित करते रहते हैं। विदेशी विनिमय बाजार के लिए कोई निर्धारित भौतिक स्थान नहीं है। यह बाजार व्यवहार के लिए संदेश वाहन की सुविधा के रूप में नेटवर्क से जुड़ा हुआ होता है और व्यवहार करने वाले संस्थान परस्पर संपर्क में रहते हैं। विदेशी विनिमय बाजार की कार्य पद्धति पर जाएं तो इसे हम दो रूपों में समझ सकते हैं जिसके बारे में आपने कहीं ना कहीं पढ़ा या सुना होगा। जैसे सबसे पहला हाजिर या चालू बाजार, जिसे हम स्पॉट मार्केट कहते हैं। इसे तत्काल बाजार भी कहा जाता है और इसमें प्रचलित विनिमय दर को तत्कालिक दर कहते हैं। इस बाजार की प्रवृत्ति दैनिक होती है। इस बाजार का भविष्य के लेन देन से कोई संबंध नहीं होता। इस बाजार में केवल चालू या हाजिर लेन देन ही किए जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ है वायदा बाजार, जिसे हम फॉरवर्ड मार्केट भी कहते हैं।
इस बाजार की विनिमय दर को अग्रिम विनिमय दर कहा जाता है, क्योंकि यह वायदा बाजार में भविष्य में विदेशी मुद्रा उपलब्ध कराने से संबंध रखता है। इसमें विदेशी विनिमय का चालू लेन देन नहीं किया जाता। अग्रिम दर से संबंध एक महत्वपूर्ण धारणा यह मानी गई है कि यह विदेशी विनिमय के व्यवसाय के लिए सुरक्षा कवच की तरह होती है। इस प्रकार बच्चों, आज हमने खुली अर्थव्यवस्था में भुगतान संतुलन और विदेशी विनिमय दर को पढ़ा। आशा है आपको ये चीज़ समझ में आ गई होंगी। धन्यवाद।